नमस्कार, मैं हूं मुजम्मिल इमाम और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद और बिहार प्रदेश अध्यक्ष लोक समता पार्टी, जिनसे कि हम आज उनकी पार्टी और उनकी रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जदयू के आप पुराने सिपाही रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के आप काफ़ी करीबी माने जाते थे, तो इतना सब होने के बावजूद किन परिस्थितियों में आकर आपको बिहार में लोक समता पार्टी का गठन करना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार के पास विजन था, नीतीश कुमार अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद चापलूसों से घिर गए, दरबारियों से घिर गए, और दरबारी भी चरित्र का हो, विजन का हो तो उससे फ़ायदा होता है। लेकिन ये सारे रद्दी फरोश लोगों को लेकर के, चाटुकारों को लेकर के घिर गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार विकास से महरूम रह गया। मैंने बराबर इस बात को नीतीश कुमार के संज्ञान में लाने का काम किया कि राज्य का क्षति होगा, जैसे लोगों को बॉम्बे से, दिल्ली से ला करके आप यहाँ सत्ता के इर्द गिर्द बैठा रहे हैं, इनसे बिहार का विकास नहीं होगा। ये रियल एस्टेट के लोग हैं, ये ऊपरी तरक्की के लोग हैं, ये गांव के खेत खलिहान के लोगों की तरक्की को ध्यान में रखने वाले लोग नहीं हैं। नतीजा वही हुआ, रियल एस्टेट में ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ माइनस में गया। तो क्या सर नीतीश कुमार ने अपने 7 साल के कार्यकालों में जितने दावे के विकास के, चाहे वो रोड से रिगार्डिंग हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, तो ये सारे दावे सिर्फ कागजी हैं, इनका असली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं? देखिए, रोड का विकास हुआ है निश्चित तौर से, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। रोड में पैसा जो रघुवंश प्रसाद सिंह तत्कालीन ग्रामीण मंत्री जो केंद्र में थे, उन्होंने बिहार को अच्छा रकम उपलब्ध कराया, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। बल्कि रोड में भारी लूट भी हुआ, कई 3 टायर 4 टायर रोड के कॉन्ट्रैक्टर रहे, कोई आंध्रा की कंपनियां आकर के बिहार में हावी हुई, लेकिन फिर भी काम हुआ है। मैं उस पर विशेष तवज्जो नहीं देना चाहता हूं। बिहार के रोड के जो पैसे थे उसका उपयोग कम से कम इन्होंने किया, और वो सार्थक उपयोग है। लूट ही सही, 40% 30% काम में इस्तेमाली में आया, बाकी लूट का भेंट चढ़ा, इसलिए कि उसमें जीरो टेक्नोलॉजी था। उसमें बिहार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता, बिहार में वो पैसा आता तो बिहार का ग्रोथ भी होता। यदि लूटता भी तो बिहार में रखता, जो बाहर गए पैसे उसका उपयोग बिहार में नहीं हो सका, और बिहार के नाम पर वह कर्ज बिहार पर बना रह गया। तो ग्रोथ जरूर रोड में हुआ है, बेहतर रोड बने हैं, लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, इसलिए कि क्वालिटी नहीं उसमें रहा। सभी कंपनियां आंध्रा की थी, जिसमें जीरो टेक्नोलॉजी है, काम करने वाले बिहार के लोग थे, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, उसके अंडर पेटी कॉन्ट्रैक्टर। 3-4 टायर सिस्टम में यह रोड बना है और भारी लूट हुआ है। तो नीतीश कुमार जी जो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं और आंकड़ों का बात करते हैं, उनसे अपने दावों को वो सच बताना चाहते हैं, तो उस पर आप क्या टिप्पणी? नहीं, वो फॉल्स है ना, वो फॉल्स है ना। मैं तो बराबर कहता हूँ कि बिहार का या इस देश का ग्रोथ जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं होगा, जब तक ग्रोथ ये आपके सेवा क्षेत्र में नहीं होगा, सेवा के सर्विसेज सेक्टर में नहीं होगा, तब तक उस ग्रोथ को रियल ग्रोथ नहीं मानते। सर्विस सेक्टर में होगा तो मिडिल क्लास का इन्वॉल्वमेंट होगा, अपर मिडिल क्लास का इन्वॉल्वमेंट होगा, लोअर सेक्टर में होगा यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा तो डाउन ट्रोडन जो एग्रीगेरियन लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। उस क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि किसानों के नाम पर भारत सरकार से जो पैसा मिला, चाहे किसान श्री, चाहे जितनी योजनाएं चली, खाद बीज, सब ये लूट का भेंट चढ़ा है। इसलिए एग्रीकल्चर माइनस ग्रोथ था, थोड़ा हंगामा होने से जीरो पर आया है। तो जिस राज्य की 80% आबादी गांव में रहती है, उसका ग्रोथ जीरो पर है, तो उसको हम ग्रोथ नहीं मानते। सर, आप जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुन के हैं और बिहार में आपकी छवि एक सेकुलर और ईमानदार नेता की है। इन सब के होने के बावजूद आपके पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और उसके बाद आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को देश की काफ़ी
सारी जनता एक कम्युनल फोर्स के नाम से जानती है, तो एक सेकुलर नेता के तौर पे एक कम्युनल फोर्स के साथ आपका गठबंधन होना, फिर चुनाव लड़ना, इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, हम नीतीश कुमार के तरह नाटककार नहीं हैं। हम रोटी की सवाल को बड़ा सवाल मानते हैं, और कम्युनल किसी को कहा जा सकता है, किसी को कास्टिस्ट कहा जा सकता है। अब नीतीश कुमार को ही, लालू यादव को शरद यादव उनके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि घोर कास्टिस्ट हैं, ये जातिवादी नेता हैं। तो उनके कहने से कितना हुआ नहीं हुआ, आवाम कितना समझी। कम्युनल फोर्स के रूप में यदि नरेंद्र मोदी होते तो 2/3 बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब इस बात को चलाना, हम समझते हैं कि राजनीतिक बेईमानी होगी। कम्युनल फोर्स, कम्युनलिज्म किसी इंडिविजुअल में हो सकता है, लेकिन सिस्टम में कम्युनलिज्म नहीं है। भारत का संविधान बांध करके रखता है किसी इंडिविजुअल को भी कि वह सेकुलर चरित्र का रहे, और तभी यहाँ की आवाम उसे स्वीकार करती है। मुसलमानों ने भी, क्रिश्चियन ने भी गुजरात में एक सपोर्ट, संपूर्ण सपोर्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सपोर्ट मिला है। माइनॉरिटी का भी 7% सपोर्ट जो था वो बढ़ा है, जो डाटे आए हैं। इसलिए जो एक भ्रम पैदा किया गया है खास समाज के लोगों में, खासकर मुसलमानों में, जो ये भय पैदा किया गया है कि ये कम्युनल हैं, ये कम्युनल हैं, ये कम्युनल है, ये आएंगे तो निगल जाएंगे, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो यहाँ का हिंदू हो या मुसलमान हो, राष्ट्र के स्वाभिमान के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन जिसको कांग्रेस के लोग या अन्य सेकुलर, तथाकथित सेकुलर फोर्स चिल्ला करके कह रहे थे, तो पहला काम इन्होंने किया, सार्क देशों को बुलाया। इसमें बहुमत मुस्लिम प्रतिनिधि थे और सबको उन्होंने सम्मान दिया, और यह भी बतलाया कि आतंकवाद को संरक्षित करना उचित नहीं होगा, उसमें भारत सख्ती बरतेगी। न पाकिस्तान के लिए बेहतर है, न मालदीव्स के लिए बेहतर है, न बर्मा के लिए बेहतर है। साफ शब्दों में कहा गया है, जो देश का पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रहा वह देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है। सैनिक मारे जा रहे हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे मुल्क भी हमें धक्का दे रहा है, हमारे स्वाभिमानी को रौंद रहा है। तो एक ऐसा लग रहा था कि 125 करोड़ की आबादी का यह देश निर्विकार और ऐसे कमज़ोर लोगों के हाथ में चला गया है जो किसी के अपने स्वाभिमान की तो रक्षा कर नहीं सकता, किसी का भी नहीं कर सकता। दुनिया में जो राजनीति चल रही है वह उसके केंद्र में, आज बाजारवाद के युग में उसके केंद्र में स्वार्थ हो गया है, मूल्य नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इन विकट परिस्थितियों में जो एनडीए जमात बनी है, मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना यहाँ क्रिश्चियन और मुसलमान महफूज है, दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं है। और यह सेकुलर संविधान है, हमारे पुरखों ने बनाया है। पार्टी सरकार चाहे जिसकी हो, सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि किसी को आप संरक्षित करें, और किसी को, सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट वुड नॉट इंटरफेयर और सपोर्ट इन द रिलीजन ऑफ इंडिविजुअल। किसी के धर्म को न प्रमोट करेगा न सपोर्ट करेगा, सबको अपने अपने धर्मों के, आस्थाओं के हिसाब से उसे इस देश में रहने का अधिकार है। यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की परिभाषा नेता लोग अपने अपने तरीके से गढ़ लेते हैं और उसको परिभाषित करते हैं। सर, अब एनडीए की सरकार भी आ गई है सेंटर में, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? अभी तो हमारा पुराना ही सब पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने सब पर पानी फेर दिया। जो योजना हम सांसद के रूप में बनाए थे, मैं भूल गया था, पहले बार ही आपने शिक्षा पर प्रकाश डाला। मैं शिक्षा, सड़क और सिंचाई, तीन ही योजना को मैं बुनियादी मानता हूं कि यह ज़मीनी तौर पर यह यदि ठीक हुआ, उसमें मैं शिक्षा को प्रथम मानता हूं। एजुकेशन इज़
द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, और डॉक्टर लोहिया ने भी इसे माना है। तो निश्चित तौर से हम उस परंपरा के लोग हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के हम शिष्य रहे हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस के वजह से ही नीतीश कुमार ने मेरे साथ ये व्यवहार किया है। तो मैं जॉर्ज के उन विचारों से सहमत हूँ कि शिक्षा का यदि गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, उसका सॉलिड वहाँ कोई प्रबंधन नहीं हुआ, तो विकास की बात करना घोर बेईमानी है, घोर बेईमानी है। आज वैज्ञानिक युग है, इस बाजारवाद में शिक्षा बिल्कुल बाजारवाद का शिकार हो गया है, और नीतीश कुमार ने बाजारवाद के शिकार हुए शिक्षा को उसी दिशा में बढ़ने के लिए बाध्य कर दिया है। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं, बोरा पर पढ़े हुए लोग हैं, मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ करके आए हैं। नीतीश कुमार ने शिक्षा का सर्वनाश किया, लालू यादव ने नाश किया था, इन्होंने सर्वनाश किया। जिन शिक्षकों की बहाली की वो कुंठा के शिकार हैं। एक ही विद्यालय में एक शिक्षक को 6,000, समान कार्य के लिए समान योग्यता रखते हुए दूसरे को 36,000। तो जो 36,000 वाले शिक्षक हैं एक हैं, और 10 शिक्षक हैं उसी विद्यालय में 6,000 वाले। तो निश्चित तौर से यह जो डिस्पैरिटी है, कुंठा का शिकार कुंठित पीढ़ियों को जन्म देगा। आज वह भोजनालय हो गया है, और वो भी हीन भावना से ग्रसित। कटोरा लेकर के, थाली लेकर के बच्चे विद्यालय में सुबह से शाम अफरा तफरी कर रहे हैं। उनको किताब से मतलब नहीं, और न विद्यालय में शैक्षणिक माहौल है। इसलिए नीतीश कुमार के राज में जो शिक्षक की बहाली का दायित्व बीपीएससी से छीन करके दे दिया गया पंचायतों में, इसका बहुत दुखद परिणाम सामने निकला है, और शिक्षा का इन्होंने सर्वनाश किया है। इसलिए हम शिक्षा को ठीक करेंगे। हमारे समय सिंचाई की हमारे क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं आई है। हमीदनगर परियोजना पुन पर हमने लाया, 1100 करोड़ रुपया का वो योजना था, तो आज वह भी इनकम्प्लीट है। उदेरा स्थान इनकम्प्लीट है। कई छोटे छोटे बियर्स थे, ये सब इनकम्प्लीट हैं। तो हमारे पास शिक्षा, सिंचाई, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है। दो जो बड़े सवाल हैं, इन सवालों का को हमें एड्रेस करना है। निश्चित तौर से इन सवालों का निदान निकला तो हम रास्ते पर चल पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारी योजना है जिसको हमने चिन्हित किया है, हम उसमें काम करेंगे। कितनी सफलता मिलती है यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ताकत मिले और मैं इन कार्यों को सही दिशा में ले जाऊँ। सर, आजकल राजनीतिक गलियारों में कॉमन सिविल कोड लाने के लिए काफ़ी बहस चल रही है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कॉमन सिविल कोड ये देश जो है आस्थाओं का है, और यह कई तरह के कन्वेंशनल इश्यूज में भी विश्वास करता है। सब कुछ संविधान से ही नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं जो आज भी गांव में पंचायत अपने तरीके का चलता है। तो कॉमन सिविल कोड भी शरीयत का अंग है, और उससे प्रभावित होने वाले एक समुदाय के लोगों की आस्था पर चोट पहुंचेगा। इसलिए निश्चित तौर से मैं इससे भी बड़े बड़े सवाल हैं, इन सारे सवालों को विभिन्नताओं में एकता इस देश की खासियत रही है। चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों, मुस्लिम कम्युनिटी के, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जिसको वो अपने जिलो जान से लगाए हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि, लेकिन उस के आड़ में यदि किसी जाति विशेष, किसी लिंग विशेष पर कोई घटना दुर्घटना होती है उसके शोषण का, तो उसमें उस शरीयत के लोगों को भी उसमें संशोधन करने का अधिकार है। और उनको चाहिए कि कल जो परिस्थितियां थी, कभी पितृतात्मक सत्ता रही है, कभी मातृतात्मक सत्ता रही है, और कभी दोनों का समान अधिकार की सत्ता बन रही है। तो दुनिया जैसे बदलती है वैसे बदलना चाहिए, लेकिन कोई फोर्स्ड इम्प्लीकेशन के हम खिलाफ हैं। हम मान्यताओं से यह बंधा हुआ, आज भी हम पेड़ पहाड़ पूजते हैं। बहुत लोग अवैज्ञानिक मानते थे, लेकिन पेड़ की पूजा जिन चीज़ों की हम करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं,
हम पीपल की पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर से इसमें वैज्ञानिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे पुरखों ने कई वैज्ञानिक मान्यताओं को भी अपने परंपराओं से जोड़ करके, चाहे वह शादी विवाह की परंपरा हो, चाहे अब हल्दी लगाया जाता है, तो हल्दी का प्रयोग बहुत जगह हम देखते हैं कि वो लोग उसको परंपरा से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन मैं उसको साइंटिफिक मानता हूँ, क्योंकि वह एंटीबायोटिक होता है। उसके शरीर में कोई वायरस नहीं रह जाए, हम दूसरे परिवार से मिलते हैं, उस परिवार को भी लगता है, इस परिवार को भी लगता है, और उसमें लड़का लड़की के अलावे भी दूसरे लोग भी थोड़ा हंसी मजाक में लगाते हैं। तो ये मान्यताएं जो हैं, परंपराएं जो हैं, बड़ी मजबूत आस्था के साथ जुड़ गई है, लेकिन उसका साइंटिफिक पक्ष है। इसी तरह से इस्लाम में भी बहुत ऐसी मान्यताएं, परंपराएं हैं जिसका साइंटिफिक पक्ष भी है। जैसे पूजा इबादत करने का अपना तरीका से भी, उसमें भी योग है, साधना है। तो हमारे पुरखे बड़े चिंतनशील थे, और उन्होंने मान्यता में जिन चीज़ों को परंपराओं में डाला है, उसको बेवजह ऐसे छेड़छाड़ करना उचित नहीं हम मानते। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सर, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव भी क्या आप भाजपा गठबंधन में लड़ेंगे या आपकी पार्टी की कोई और रणनीति है? बिल्कुल, ये एनडीए के साथ लड़ेंगे। एनडीए है, और एनडीए के रूप में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सर, सीट शेयरिंग क्या रहेगी आपकी उस पार्टी में? सीट शेयरिंग तो जब बैठेंगे तो सीट शेयरिंग कर लेंगे। सीट शेयरिंग है, अभी थोड़ा सीट शेयरिंग जब हम लोग बैठेंगे, एनडीए के सभी घटक बैठेंगे, तो उसमें सीट शेयरिंग होगा। बड़ा घटक बीजेपी है, निश्चित तौर से सीट शेयरिंग में थोड़ा खींचतान होता है, लेकिन अल्टीमेट अलायंस में यदि पॉजिटिव सोच हो, उद्देश्य एक हो, तो सीट शेयरिंग बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका समाधान निकल जाए। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को सीएम पोजीशन के तौर पे देख रहे हैं, तो सर क्या बुरा है? कोई लोग यदि क्षमता रखता है और प्रोजेक्शन में जमायत पार्टी चाहती है, तो इसमें बुरा क्या है? कई लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बने, लेकिन मान लिया कि उसमें कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही, तो हम जिस व्यक्ति को मान रहे हैं, यदि उसमें गुण है तो जनता स्वीकार करेगी, नहीं गुण होगा तो अस्वीकार करेगी। इसलिए इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।